एक लड़का रोजाना मेरे ढाबे पर आता और बचा हुआ सारा खाना उठाकर ले जाता। मुझे इस पर गुस्सा आता कि ये भिखारी लोग भी तंग करने आ जाते हैं। एक दिन वो लड़का खाना समेट रहा था कि मैंने इसे डांट कर बेइज्जत कर दिया। वो नजरें झुकाकर खामोशी से खाली हाथ वापस लौट गया और फिर कभी वापस ना आया। कुछ दिनों बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो इसे तलाश करने कच्ची आबादी की तरफ निकल पड़ा। लेकिन वहां पहुंचकर जो मंजर मैंने देखा, मेरे कदम जमीन में गड़ गए, क्योंकि मेरे सामने शहर की मसरूफ तरीन सड़क के किनारे मेरा ढाबा जायका पॉइंट के नाम से मशहूर था। दिन भर यहाँ मुसाफरों, ट्रक ड्राइवरों और मकामी लोगों का तांता बंधा रहता। कढ़ाइयों में भुनते गोश्त की खुशबू और तंदूर से निकलती गर्म रोटियों की महक दूर दूर तक फैलती। मैं जो इस ढाबे का मालिक हूँ, काउंटर पर बैठकर सिर्फ नोटों की गिनती और ग्राहकों की फरमाइशों में उलझा रहता। मेरे लिए इंसान सिर्फ दो तरह के थे। एक वो जो जेब भरकर आते और मेरे कारोबार को फायदा पहुंचाते, और दूसरे वो जो मुफ्त खोरी की तलाश में रहते। कुछ महीनों से मेरा सामना एक अजीब से लड़के से हो रहा था। वो रोजाना रात के आखिरी पहर, जब रौनक कुछ कम होने लगती, एक कोने से नमूदार होता। इसका हुलिया किसी आम भिखारी जैसा ना था, लेकिन इसके मैले कपड़े और धंसी हुई आंखें इसकी मुफलिसी की गवाही देती थीं। वो किसी से कुछ मांगता नहीं था, बस खामोशी से इस जगह खड़ा हो जाता जहां हम ग्राहकों का बचा हुआ खाना एक बड़े बर्तन में जमा कर देते थे, ताकि बाद में इसे जाया किया जा सके, जो आवारा कुत्तों और बिल्लियों का खुराक बनता था। मगर पिछले कुछ दिनों से वो लड़का बड़ी आजिजी से वो बचा हुआ खाना समेटता। कभी किसी प्लेट में आधी छोड़ी हुई बोटी, कभी तंदूरी रोटी के सख्त टुकड़े, और कभी दाल का बचा हुआ पानी। वो सब कुछ बड़े जतन से अपने थैले में भर लेता। शुरू में मुझे लगा कि शायद ये कोई आवारा लड़का है जो ये खाना किसी जानवर को डालता होगा या अपने पालतू जानवरों को खिलाता होगा। लेकिन अब इसका रोज रोज का आना मुझे खटकने लगा। मेरी नजर में वो मेरे ढाबे के मियार पर एक धब्बा था, क्योंकि ग्राहक देखकर इसे नाक भून चढ़ाते थे। एक रात तपिश बहुत ज्यादा थी और मेरा मिजाज भी बोझल था। ग्राहकों का रश कम हुआ तो मैंने देखा वो लड़का हमेशा की तरह झुककर खाना इकट्ठा कर रहा है। इस बार इसने एक प्लेट से बचा हुआ सालन अपने थाले में डाला तो कुछ कतरे फर्श पर गिर गए। बस मेरा पारा हाई हो गया। मैं काउंटर से झटकर निकला और इसका गिरेबान पकड़कर इसे सीधा खड़ा किया। तुम्हारा रोज का यही ड्रामा है, मैंने धारते हुए कहा। तुम जैसे लोगों ने मेरे ढाबे को कचरा कुंडी समझ लिया है। क्या तुम्हें कहीं और ठिकाना नहीं मिलता? अगर मैं इतने दिन से चुप हूं तो इसका यह मतलब नहीं कि जब तुम्हारा दिल करेगा तुम आ जाओगे। मैं गुस्से से इससे कह रहा था। वो लड़का हक्का बक्का रह गया। इसके हाथ में पकड़ा प्लास्टिक का थैला लरस रहा था। इसने बड़ी मुश्किल से थूक निकला और दबी आवाज में बोला, साहब ये तो जाया हो रहा है। मैं तो बस क्या? मैंने इसकी बात काट दी। तुम जैसे तंदुरुस्त जवान अगर मेहनत करें तो पत्थर तोड़कर भी कमा सकते हैं, लेकिन तुम लोगों को मुफ्त की आदत पड़ गई है। ये बचा हुआ खाना खाकर तुम अपनी गैरत बेच रहे हो या दूसरों को तंग कर रहे हो। आज के बाद अगर तुम्हारा साया भी मेरे ढाबे पर पड़ा तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैंने इसे जोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से इसके हाथ से खाने से भरा हुआ थैला छूटकर फर्श पर गिर गया और सारा खाना गंदगी में मिल गया। वो चंद लम्हे खामोशी से इस गिरे हुए खाने को देखता रहा। इसकी आंखों में ना गुस्सा था ना कोई एहतजाज, बस एक ऐसी बेबसी थी जो पत्थर दिल को भी पिघला दे। लेकिन इस वक्त मेरी अनाम इस पर हावी थी। इसने अपनी गर्दन झुकाई, खाली थैला उठाया और अंधेरे में गायब हो गया। मैं भी इस लड़के को जलील कर कर ही हटा था कि मेरे ढाबे के एक पुराने और बाएतबार गाहक बाबा रहमत, जो बरसों से वहीं एक कोने में बैठकर चाय पीते थे, अपनी कुर्सी से उठे और धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आए। इनके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी और दुख था, जैसे उन्होंने अभी अभी किसी मासूम का कत्ल होते देखा हो। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटे ये तुमने क्या किया? मैंने गुस्से में भरी सांस ली और कहा, बाबा आपने देखा नहीं ये भिखारी लोग कैसे सर पर चढ़ जाते हैं। इसने तो रोज का तमाशा बना लिया था। बाबा रहमत ने एक सर दाह भरी और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोले, तुम जिसे तमाशा कह रहे हो वो शायद किसी की जिंदगी और मौत की जंग थी। क्या तुम्हें पता है इसके घर के हालात क्या हैं? क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि एक खुददार सा दिखने वाला नौजवान क्यों लोगों का बचा हुआ खाना चुनने पर मजबूर हुआ? बेटे आज के दौर में महंगाई ने सफेद पोशों की कमर तोड़ दी है। गरीब के पास ना काम है ना अनाज। क्या पता इसके घर में कई दिनों से फाके चल रहे हों। मेरी खामोशी को देखते हुए उन्होंने अपनी बात जारी रखी।
तुम्हारी और मेरी जैसी तल्ख बातों और सख्तियों की वजह से ही आज लोग भूख से मर रहे हैं या खुदकुशियों पर मजबूर हो रहे हैं। वो लड़का कोई पेशावर भिखारी नहीं लग रहा था। वो तो बस वो खाना लेकर जा रहा था जिसे तुमने वैसे ही कूड़ेदान में फेंक देना था। क्या पता इसका नसीब तुम्हारी इसी बचे हुए रिस्क से जुड़ा हो। क्या पता इसके घर में कोई बूढ़ा बाप, बीमार माँ इसके लौटने का इंतजार कर रही हो कि आज वो कुछ लाएगा तो पेट भरेगा। बाबा रहमत की बातें मेरे कानों में हथौड़ों की तरह लग रही थीं। बेटे याद रखो, रिस्क देने वाला अल्लाह है, हम तो बस एक वसीला हैं। अगर अल्लाह ने तुम्हें देने वाला हाथ बनाया है तो इसे झिड़कने के लिए इस्तेमाल ना करो। आज तुमने इसे बेइज्जत करके इसके घर का आला कत्ल फराहम किया है। इनकी बातों ने मेरे अंदर एक तूफान बर्पा कर दिया। मुझे अपनी अना, अपना गुस्सा और अपना बुलंद लहजा अब जहर की तरह कड़वा लगने लगा। मैंने मुड़कर इस अंधेरी गली की तरफ देखा जहां वो लड़का गायब हुआ था, मगर अब वहां सिवाय खामोशी के कुछ ना था। अगले कई दिन मैं ठीक से सो ना सका। जब भी ढाबे पर रिस्क जाया होता, मुझे बाबा रहमत के अल्फाज याद आते, तुम्हारी सख्तियों की वजह से लोग भूख से मर रहे हैं। इससे अब रहा ना गया और मैंने फैसला किया कि मैं इसे ढूंढ कर निकालूंगा, क्योंकि मैं दिल का बुरा भी नहीं था, बस गुस्से का तेज था और अपने गुस्से की वजह से बाद में शर्मसार भी होता था। अगले कई दिन वो मुझे नजर नहीं आया। ढाबे पर सफाई तो बढ़ गई, लेकिन मेरे दिल के किसी गोशे में एक अजीब सी वीरानी छा गई। जब भी रात को खाना बचता और इसे कचरे में फेंका जाता, तो मुझे इस लड़के के वो लरसते हुए हाथ याद आ जाते। एक हफ्ता गुजर गया लेकिन वो वापस ना आया। एक रात जब मैं घर जाने के लिए बाइक निकाल रहा था तो अचानक मेरे बराबर वाले दुकानदार ने मुझसे पूछा, यार वो लड़का जो तुम्हारे यहाँ से खाना ले जाता था वो नजर नहीं आ रहा। मैंने सुना है कि इसकी हालत बहुत खराब है। ये सुनते ही मेरे जमीर पर एक कोड़ा लगा। मैंने इससे पता पूछा तो मालूम हुआ वो शहर के आखिरी सिरे पर वाक़या एक कच्ची बस्ती में रहता है। अगले दिन सुबह सवेरे एक अनजानी घबराहट के आलम में मैं इस बस्ती की तरफ रवाना हुआ। वो तंग गलियां जहां बदबू और गुर्बत का राज था, वहां इस लड़के को तलाश करना मुश्किल था। लेकिन आखिरकार एक जगह मैं रुक गया। अंदर का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो लड़का जमीन पर बैठा था और इसके सामने एक खाली बर्तन पड़ा था। पास ही एक पुरानी चारपाई पर कोई सफेद चादर में लिपटा हुआ था। इस सफेद चादर के नीचे से निकले हुए दो जर्द पाँव देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं वहीं बस्ती के इस कच्चे रास्ते पर साकत खड़ा रह गया, जहां ना कोई पक्की दीवार थी और ना कोई ढंग की छत। मेरे सामने चारों तरफ फटी पुरानी बोरियां, प्लास्टिक के तोड़े और बांस के टुकड़ों से बनी एक छोटी सी झोंपड़ी थी। साइडों पर लकड़ी के टूटे हुए शाहतीर लगे थे, जिन पर गंदा कपड़ा तान कर दीवारों का काम लिया गया था। जमीन कच्ची थी और वहां से उठती बदबू में सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो लड़का इसी झोंपड़ी के बाहर तपती धूल पर बैठा था और इसके सामने एक खाली प्लास्टिक का कटोरा पड़ा था। पास एक टूटे हुए पाए पर बुसीदा चारपाई पर कोई सफेद चादर में लिपटा था। झोंपड़ी की छत पर पड़ी पुरानी टीन की चादरें धूप में तप रही थीं, मगर अंदर मौजूद इस वजूद की तपिश अब खत्म हो चुकी थी। वो लड़का अपनी दोनों हथेलियों में अपना चेहरा छुपाए बेआवाज रो रहा था। मेरे कदमों की चाप सुनकर इसने सर उठाया। इसकी आंखें सुर्ख थीं। मुझे देखते ही वो थर-थर कांपने लगा। इसे लगा शायद मैं इसे यहाँ डांटने आया हूँ। साहब, अब तो मैं नहीं आया आपके पास, आप क्यों आए हैं? इसकी आवाज़ में ऐसी शिकस्तगी थी कि मुझे लगा आसमान मुझ पर गिर पड़ेगा। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, ये कौन है? इसने टूटी हुई चारपाई की तरफ देखा और एक ऐसी आह भरी जो सदियों का कर्ब समेटे हुए थी। ये मेरी छोटी बहन थी साहब। इसे भूख लगती थी तो मट्टी खा लेती थी, जिससे इसका पेट फूल गया। डॉक्टरों ने कहा इसे अच्छा और नरम खाना खिलाओ। मैं दिन भर मजदूरी ढूंढता, कहीं काम ना मिलता, तो रात को आपके ढाबे से वही बचा हुआ सालन और नरम रोटी लाता, ताकि इसे दो लुकमे खिला सकूं। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर जमीन की सी मिट्टी को करेदने लगा जहां भूख ने डेरे डाल रखे थे। इस रात जब आपने खाना गिरा दिया, मैं खाली हाथ इस झोंपड़ी में आया। ये भूख से तड़प रही थी। मुझसे पूछा, भैया खाना लाए? मैंने इसे पानी पिलाकर सिला दिया, मगर वो ऐसी सोई कि फिर नहीं जागी, बेहोशी में चली गई। तब से बेहोश थी और आज हमेशा के लिए इसकी सांस रुक गई। मेरे हाथ से खाने के पैकेट छूटकर इसी गंदी जमीन पर गिर गए। वही रिस्क जिसका मैं गुरूर करता था, आज इस झोंपड़ी की खाक के बराबर भी नहीं था। मैंने तड़प कर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन इसने बड़ी खामोशी से स्मैली चादर को बहन के चेहरे पर बराबर कर दिया और बोला, रिस्क तो अल्लाह देता है साहब, इंसान तो बस इसे छिपटने का हुनर जानता है। मैं इस दिन अपने ढाबे का मालिक बनकर वहां गया था।
لیکن اس کچی بستی کی مٹی نے میری انا کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اس دن میں زندگی کا وہ سب سے بڑا سبق سیکھ گیا جس نے میری روح کی کایا پلٹ دی۔ میں نے اسی وقت اس لڑکے کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ ڈھابے پر لے آیا۔ آج وہی لڑکا میرے ڈھابے کا سب سے معتبر حصہ ہے۔ میں نے اسے نہ صرف باعزت روزگار دیا بلکہ اس کی تعلیم اور مکمل کفالت کا ذمہ بھی اپنے ساتھ لے لیا تاکہ پھر کبھی کسی مفلسی کی وجہ سے کوئی اور گھرانہ اجڑنے سے بچ سکے۔ اس دن میں نے زندگی کا وہ سب سے بڑا سبق سیکھ کر نکلا جس نے میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے اس واقعے کے بعد اپنے ڈھابے پر ایک کونا غریبوں کے نام سے منسوب کر دیا، جہاں اب بچا ہوا کھانا نہیں بلکہ تازہ اور گرم کھانا ہر ضرورت مند کے لیے ہر وقت دستیاب ہوتا ہے۔ لیکن میری یہ تلافی اس معصوم بچی کی زندگی کو واپس نہیں لا سکتا تھا۔ اب عالم یہ ہے کہ جب بھی میں اپنے سامنے لذیذ کھانے دیکھتا ہوں یا خود لقمہ توڑتا ہوں تو میری نظروں کے سامنے اس چھوٹی سی بچی کا وہ زرد چہرہ اور وہ کچی بستی کی مٹی آ جاتی ہے جسے وہ بھوک مٹانے کے لیے کھایا کرتی تھی۔ وہ ندامت اور وہ کسک آج بھی میرے سینے میں ایک بوجھ بن کر ٹھہری ہوئی ہے۔ میں نے لوگوں کو کھانا کھلانا تو شروع کر دیا مگر اپنی زندگی کے اس سب سے بڑے گناہ کا داغ نہیں دھو سکا۔ آج بھی جب کوئی ضرورت مند میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھے اس لڑکے کی وہ لرزتی ہوئی آواز یاد آتی ہے اور میرا دل پکار اٹھتا ہے، کاش اس رات میری یہ نام مجھ پر حاوی نہ ہوئی ہوتی۔ میں آج ڈھابے کا کامیاب مالک تو ہوں، لیکن اس ایک لمحے کی شرمندگی اور وہ دکھ اب میری زندگی کا مستقل ساتھی بن چکا ہے جو مجھے ہر لقمے پر اس معصوم کی یاد دلاتا ہے۔ تو ناظرین کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آج کی کہانی سے آپ نے کیا سیکھا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔